Hello everyone, let's cover the second part, demographic structure of Indian society. विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री पुरुषों तथा सामाजिक समूहों में साक्षरता की दरों में बहुत भिन्नता पाई जाती है, जैसा कि सारणी 4 में देखा जा सकता है। स्त्रियों में साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से लगभग 16.3% कम है। हालांकि स्त्रियों में साक्षरता पुरुषों के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रही है, जिसका एक कारण यह है भी कि स्त्रियों में साक्षरता अपेक्षाकृत अधिक निचले स्तरों से बढ़नी शुरू हुई है। इस प्रकार स्त्रियों की साक्षरता दर में 1991 से 2001 तक की अवधि में लगभग 16.3% की दर से वृद्धि हुई, जबकि पुरुषों के मामले में साक्षरता दर 10.4% से कुछ कम बढ़ी है। सन 2011 की जनगणना के तदर्थ आंकड़े के अनुसार कुल साक्षरता लगभग 8% तक बढ़ी है। पुरुषों में यह करीब 5% तक, जबकि स्त्रियों में यह करीब 10% तक बढ़ी है। अतः हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के मामले में साक्षरता दर अभी भी अधिक बढ़ रही है। विभिन्न सामाजिक समूहों में भी साक्षरता की दरों में अंतर पाया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे सुविधावंचित समुदायों में साक्षरता की दरें नीची रही हैं, और इन समुदायों में स्त्रियों की साक्षरता दरें तो और भी नीची हैं। इस मामले में विभिन्न क्षेत्रों के बीच भारी असमानता है। एक ओर जहां केरल जैसे कुछ राज्य सार्वजनिक साक्षरता के स्तर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहीं बिहार जैसे कई राज्य इस मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। साक्षरता की दर में पाई जाने वाली असमानताएं इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनकी वजह से पीढ़ियों के बीच भी असमानताएं उत्पन्न होती हैं। निरक्षर माता पिता यह सुनिश्चित करने की सुविधा से और ज़्यादा वंचित हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरह से शिक्षित हैं, इसलिए यह असमानताएं आगे भी शाश्वत रूप से बनी रहती हैं। ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं। भारत की अधिकांश जनता हमेशा ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहती आई है और यह स्थिति आज भी सही है। 2001 की जनगणना में पाया गया है कि हमारी जनसंख्या का जब 72% भाग आज भी गांवों में रहता है और 28% भाग शहरों और कस्बों में। वहीं सन 2011 में नगरीय जनसंख्या बढ़कर 31.2% हो गई है और ग्रामीण जनसंख्या कम होकर 68.8% रह गई है, जैसा कि सारणी 5 में दिखाया गया है। नगरीय जनसंख्या का हिस्सा बराबर बढ़ता जा रहा है, जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 11% था, पर अब 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 28% हो गया है। इस प्रकार इसमें लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है। प्रश्न केवल संख्या का ही नहीं है। आधुनिक विकास की प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि कृषि आधारित ग्रामीण जीवन शैली का आर्थिक और सामाजिक महत्व उद्योग आधारित नगरीय जीवन शैली के महत्व की अपेक्षा घटता रहे। यह तथ्य मोटे तौर पर समस्त विषयों पर ही नहीं बल्कि भारत पर भी लागू होता है। एक समय में कृषि देश में सबसे अधिक योगदान देती थी, लेकिन आज सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान केवल छठवां भाग रह गया है। यद्यपि हमारी अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अपनी आजीविका कृषि से ही चलाती है, पर वह जो उत्पादन करते हैं उसका अपेक्षित आर्थिक मूल्य अत्यधिक घट गया है। यहाँ तक कि गांव में रहने वाले अधिक से अधिक लोग अब शायद खेती या यहाँ तक कि गांव में काम नहीं करते हैं। ग्रामीण लोग परिवहन सेवा व्यवसाय या शिल्प निर्माण जैसी खेती से अलग भिन्न ग्रामीण व्यवसायों को अधिकाधिक अपनाते जा रहे हैं। यदि उनका गांव किसी नगर के काफी पास हो तो वे गांव में रहते हुए भी काम करने के लिए रोजाना उस निकटतम नगरीय क्षेत्र में जाते हैं। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली और उपभोग के स्वरूपों की तस्वीर पेश कर रहा है। परिणाम स्वरूप दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। उनमें भी वैसा ही उपभोगपूर्ण जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। जनसंक्रमण और जनसंचार के साधन अब ग्रामीण तथा नगरीय इलाकों के बीच की खाई को पाटते जा रहे हैं। पहले भी ग्रामीण इलाके बाजार की ताकतों की पहुंच से कभी भी अछूते नहीं रहे और आज तो स्थिति यह है कि उपभोक्ता बाजार के साथ बड़ी घनिष्ठता से जुड़ते जा रहे हैं। बाजारों की सामाजिक भूमिका पर अध्याय 4 में चर्चा की जाएगी। नगरीय दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो नगरीकरण में हो रही तेज समृद्धि यह दर्शाती है कि कस्बे या शहर ग्रामीण जनता को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जिन लोगों को ग्रामीण इलाकों में काम
पर्याप्त काम नहीं मिलता वे काम की तलाश में शहर चले जाते हैं। गांव से नगरों की ओर प्रवसन की गति में इसलिए भी तेजी आई है क्योंकि गांव में तालाबों, वन प्रदेशों और गोचर भूमियों जैसी साझी संपत्ति के संसाधनों में बराबर की कमी आती जा रही है। पहले साझे संसाधनों में गरीब लोग गांव में गुजारा कर लिया करते थे, हालांकि उनके पास जमीन बहुत कम या बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। अब ये संसाधन निजी संपत्ति के रूप में बदल गए हैं अथवा खत्म हो गए हैं। तालाब, पोखर या तो सूख गए हैं या फिर उनसे पर्याप्त मात्रा में मछली नहीं मिलती। जंगल या तो काट डाले गए हैं या गायब हो गए हैं। अब जबकि लोगों के पास ये संसाधन नहीं रहे, लेकिन दूसरी ओर उन्हें ऐसी बहुत सी चीज़ों जो उन्हें पहले मुफ्त में मिलती थी, जैसे ईंधन, चारा या अन्य अन्य पूरक खाद्य वस्तुएं अब बाजार में खरीदनी पड़ती हैं, तो उनकी कठिनाई बढ़ती जा रही है। कठिनाई की यह हालत इस तथ्य से और भी खराब हो जाती है कि नकद आमदनी कमाने के अवसर गांव में कम हो गए हैं। कभी कभी लोग शहरी जीवन को कुछ सामाजिक कारणों से भी पसंद करते हैं, जैसे कि शहरों में गुमनामी की जिंदगी जी जा सकती है। इसके अलावा यह तथ्य कि नगरीय जीवन में अपरिचितों से संपर्क होता रहता है, कुछ भिन्न कारणों से लाभकारी साबित हो सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे सामाजिक रूप से पीड़ित समूहों को शहरी रहन सहन कुछ हद तक रोजमर्रा की उस अपमानजनक स्थिति से बचाता है जो उन्हें गांव में भुगतनी पड़ती है, जहां हर कोई उनकी जाति से उन्हें पहचानता है। शहरी जीवन की गुमनामी के कारण सामाजिक दृष्टि से प्रभुत्वशाली ग्रामीण समूह के अपेक्षाकृत गरीब लोग शहर में जाकर कोई भी नीचा काम समझा जाने वाला काम करने से नहीं हिचकिचाते, जिससे वे गांव में रहते हुए बदनामी के डर से नहीं कर सकते थे। इन सभी कारणों से शहर ग्रामीण के लिए आकर्षक गंतव्य बन गए हैं। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे शहर जनसंख्या के इस प्रवाह के प्रमाण हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल में नगरीकरण की तेज रफ्तार से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। जहां नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज गति से चल रही है, इसके अंतर्गत सबसे विराट शहर मेट्रोपोलिस ही सबसे अधिक तेजी से फैलते जा रहे हैं। ये महानगर ग्रामीण क्षेत्रों एवं साथ ही साथ छोटे कस्बों के प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षिट करते हैं। इस समय भारत में कुल मिलाकर 5,161 कस्बे हैं और शहर हैं, जिनमें 28.60 करोड़ लोग रहते हैं। किंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि नगरीय जनसंख्या का 2/3 से भी अधिक भाग 27 बड़े शहरों में रहता है, जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। स्पष्टतः भारत में अपेक्षाकृत बड़े शहरों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि नगरीय आधारभूत सुविधाएं उतनी तेजी से शायद ही बढ़ सके। इन शहरों पर जनसंचार के माध्यमों का ध्यान प्रमुख रूप से अधिक केंद्रित रहने से भारत का सार्वजनिक चेहरा ग्रामीण की बजाय अधिकाधिक नगरीय होता जा रहा है। तथापि देश में राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्रामीण इलाके आज भी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। भारत की जनसंख्या नीति। इस अध्याय में की गई चर्चा से यह स्पष्ट हो गया होगा कि जनसंख्या की गतिशीलता एक महत्वपूर्ण विषय है और यह एक राष्ट्र के विकास की संभावनाओं को और वहां की जनता के स्वास्थ्य और कल्याण को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। यह विशेष रूप से उन विकासशील देशों के मामले में अधिक सही है जिन्हें इस संबंध में विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि भारत पिछले 50 साल से भी अधिक समय से एक आधिकारिक जनसंख्या नीति का पालन करता रहता है। वास्तव में भारत ही संभवतः ऐसा पहला देश था जिसने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। हमारी जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में एक ठोस रूप धारण किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे हैं: जनसंख्या समृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना। प्रारंभिक दिनों में इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या समृद्धि की दर को धीमा करना, जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना और जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में आम लोगों की जागरूकता बढ़ाना। पिछले लगभग 50 वर्षों में भारत ने जनसंख्या के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा बॉक्स 2.4 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 1975 से 76 में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। इस आपातकालीन स्थिति में
सामान्य संसदीय और वैध प्रक्रियाएं निलंबित रही और विशेष कानून और अध्यादेश सीधे सरकार द्वारा लागू कर दिए गए। इस आपातकाल में सरकार ने बड़े पैमाने पर जोर जबरदस्ती से वंध्याकरण का एक कार्यक्रम लागू करके जनसंख्या के संवृद्धि दर को नीचे लाने का प्रयत्न किया। यहाँ वंध्याकरण का अर्थ ऐसी चिकित्सा पद्धतियों से है जिनके द्वारा गर्भाधान और शिशु जन्म को रोका जा सकता है। पुरुषों के मामले में उपयोग में लाई जाने वाली शल्य पद्धति को नसबंदी, वैशिक्टोमी और स्त्रियों के लिए काम में लाई जाने वाली शल्य पद्धति को नलिकाबंदी, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अधिकतर गरीब और शक्तिहीन लोगों का भारी संख्या में जोर जबरदस्ती से वंध्याकरण किया गया और सरकारी कर्मचारियों जैसे स्कूली अध्यापकों या दफ्तर बाबुओं पर भारी दबाव डाला गया कि वे लोगों को वंध्याकरण के लिए आयोजित शिविरों में लाएं। इस कार्यक्रम का जनता में व्यापक रूप से विरोध हुआ और आपातकाल के बाद निर्वाहित होकर आई सरकार ने इसे छोड़ दिया। आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर उसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लगा और वंध्याकरण के लिए अपनाए जाने वाले दबावकारी तरीकों को छोड़ दिया गया। अब इस कार्यक्रम के व्यापक आधार वाले सामाजिक जनसांख्यिकीय उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत कुछ नए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। 2017 में भारत सरकार ने इन सभी लक्ष्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के नए लक्ष्यों के साथ निगमित कर लिया। इन नीति लक्ष्यों को पढ़ें और इनके पहलुओं पर विचार विमर्श करें। भारत का राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम हमें यह शिक्षा देता है कि हालांकि राज्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन के उद्देश्य से उपयुक्त परिस्थितियां बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, फिर भी आधिकारिक जनसांख्यिकीय परिवर्तनशील दरों में, विशेष रूप से मनुष्य की प्रजनन दर के मामले में, अंततः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। So, our chapter has completed. So guys, meet you soon in the next session. Till that time, take care. Bye.